अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट हिस्ट्री बुक पेज नंबर 50। चैप्टर नंबर 11 स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स बराबरी, यानी उस टाइम पीरियड में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम पीरियड में हमारे देश में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी, इनको कुरीतियाँ बोला जाएगा। लोगों को एक समान नहीं मानना, इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा थी हमारे देश में। जैसे कि मैन और वुमेन के बीच में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव थे। गर्ल चाइल्ड को पढ़ने की परमिशन नहीं थी। काफ़ी टाइम पीरियड के बाद में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हुआ और उसके बाद में उनको परमिशन मिली। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 में भी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, काफ़ी लोग इसके आगे आए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया उन लोगों ने, तब जाके आज हम लोग को काफ़ी सारी भेदभाव जो है उससे छुटकारा मिला है। देखिए, कास्ट को लेकर भी बहुत उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी थी। जेंडर को लेकर भी इनइक्वलिटी थी, अमीर गरीब इन सब को लेकर बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी थी और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके पहले शायद आपको याद भी होगा चैप्टर नंबर 5 और उसके में भी काफ़ी सारे चैप्टर्स में हम लोगों ने इसके लिए पढ़ा हुआ, इक्वलिटी को लेकर काफ़ी सारा स्ट्रगल किया है काफ़ी लोगों ने। देखिए, चैप्टर नंबर 5 में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म शायद आपको याद होगा। तो देखिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना किया था और उसमें उन्होंने कास्ट को लेकर और ये बोला था कि सभी लोग एक समान है, और लेडीज़ को लेकर यानी जो वुमेन लोग हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने कॉलेजेस खोले। देखिए, राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में खोला था, जिसमें कि हिंदू लोगों को अवेयर होना चाहिए, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए, तभी वो डेवलप कर पाएंगे अपने आप को। तो इसलिए उन्होंने राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना किया था और उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार मिले। उसके बाद देखिए, दादोबा तारखेड़कर, इन्होंने प्रथाना समाज की स्थापना किया था मुंबई में, और इन्होंने जो अपना ये इन्होंने मुंबई में प्रथाना समाज की स्थापना की थी। इसके थ्रू इन्होंने सोसाइटी की रिफॉर्मेशन किया था, उसका सुधार किया था प्रथाना समाज में, और इन्होंने एक ऑर्फनेज चलाया था एंड वुमेन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन्होंने ओपन किया था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये एजुकेशन का अधिकार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग उसमें पढ़ाई करें और विकसित हों। नाइट स्कूल फॉर वर्कर्स के लिए उन्होंने सोसाइटी फॉर दलित्स और जो दलित लोग हैं यानी शूद्र जाति के लोग हैं उनके लिए भी उन्होंने स्कूल खोले, और जो वर्कर्स लोग हैं उनके लिए भी नाइट स्कूल ओपन किया। एंड महर्षि विट्ठल रामाजी शिंदे ने ए मेंबर ऑफ प्रथाना समाज, वो प्रथाना समाज के एक मेंबर थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम था डिप्रेस क्लासेस मिशन, यानी कि जो क्या बोलना चाहिए दलित लोग हैं उनके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन किया और उनके विकास के लिए इसके थ्रू उन्होंने काफ़ी काम किया, जिसमें कि सोशल जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको दूर किया गया। उसके बाद देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किया किसने? महात्मा ज्योतिराव फुले ने, और उन्होंने क्या किया था? देखिए, जितने भी वर्कर्स हैं उनका विकास होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसमें इन्होंने काफ़ी काम किया उनकी, और उसमें उन्होंने दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत की भावना बहुत थी उस टाइम पीरियड में कि जितने भी डिप्रेस क्लासेस के लोग हैं, वुमेन है या जो भी लोग हैं, उनसे वो लोग बहुत ही ज़्यादा छुआछूत की भावना थी। तो इसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। उसके बाद देखिए, आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने इनकी स्थापना की थी आर्य समाज की, और ही असर्टेड दैट देयर शुड बी जेंडर इक्वलिटी, और उनका ऐसा मानना था कि मेल और फीमेल को समान अधिकार मिलना चाहिए। उसके पहले मेल और फीमेल को समान अधिकार नहीं मिलते थे हमारे समाज में। मेल को एजुकेशन का अधिकार था और बहुत सारे अधिकार थे, कहीं भी जाने आने का अधिकार था, और फीमेल को घर में रहकर घर के काम करने को पर्दा प्रथा भी थी, और बहुत सारे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगी। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया जेंडर इक्वलिटी को लेकर, किसने? आर्य समाज के थ्रू स्वामी दयानंद सरस्वती ने, कि ऑल आर इक्वल, यानी जितने भी मेल और फीमेल हैं सभी इक्वल हैं। उसके बाद देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो मिशन था उनका भी यही था कि जितने भी वर्कर लोग हैं उनको आगे लाए, मेल फीमेल एक होना चाहिए, और उन्होंने भी बहुत पुअर लोगों को लेकर और फीमेल लोगों को विकास के लिए इन्होंने भी काफ़ी काम किया। और उसके बाद देखिए,
गोपाल हरि देशमुख, इन्होंने भी, गोपाल हरि देशमुख ने भी बहुत लोकहितवाणी करके एक जेंडर इक्वलिटी, उन्होंने एक उसकी स्थापना की। उसमें जेंडर इक्वलिटी को लेकर उन्होंने काफ़ी काम किया और उन्होंने काफ़ी सारे अपने शत पत्र करके, उनका एक राइटिंग था और एक लेख था जिसमें उन्होंने जेंडर इक्वलिटी को लेकर काफ़ी उन्होंने उसमें लेख लिखा था। उसके बाद देखिए महात्मा फुले, महात्मा सावित्रीबाई फुले, इन्होंने फर्स्ट स्कूल खोला फॉर गर्ल्स के लिए, है ना, पुणे में, जिसमें कि उन्होंने गर्ल्स को फ्री एजुकेशन देने के लिए बात कही, ताकि उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने पढ़ाने के लिए बोला, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्ल्स हैं वो एजुकेटेड होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक गर्ल एजुकेटेड होगी तो वो अपनी पूरी फैमिली का विकास कर सकती है, पूरे फैमिली को पढ़ा सकती है। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे लोगों ने हमारे देश में इक्वलिटी को लेकर काफ़ी सारा स्ट्रगल कर, ये इतना आसान नहीं था जो इन्होंने किया है, ये बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत ही स्ट्रगल किया उन्होंने उसके लिए। तो वही हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे कि क्या क्या इन लोगों ने स्ट्रगल किया। इसमें तो बहुत सारे कम लोगों को बताया गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, जो इतना मैं अभी आपको नाम ली, तो बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया इक्वलिटी को लेकर, तो इतना ईजी नहीं था। देखिए काफ़ी समय पहले काफ़ी लोगों के साथ इनइक्वलिटी होती थी, चाहे वे कास्ट सिस्टम को लेकर हो, रिलीजन को लेकर हो, चाहे जेंडर के हिसाब से हो, इन सभी चीज़ों की वजह से लोगों में असमानता देखी जाती थी, लोगों में भेदभाव था इन चीज़ों को लेके। इसलिए जब हमारा संविधान बनाया गया तो इन सभी इनइक्वलिटी को ओवरकम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट बनाए गए, कुछ आर्टिकल्स लिखे गए, ताकि लोगों को एक समान नज़र से देखा जाए, ऑल आर इक्वल, है ना, और किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। जैसे बहुत सारे नियम बनाए गए, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम टू ऑफ स्पीच, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। तो देखिए इस चैप्टर में हम किन किन लोगों ने इक्वलिटी के लिए क्या क्या स्ट्रगल किया, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। हम पहले के चैप्टर में भी काफ़ी कुछ देख चुके हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि उन लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद ही आज हम इस टाइम में बैठे हुए हैं कि जब आज हम लोग को सब बराबरी का अधिकार मिल रहा है। तो उनकी बदौलत आज हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि उन लोगों ने हमारे लिए क्या क्या स्ट्रगल किए। तो ठीक है, आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 50, चैप्टर नंबर 11, स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। इन द प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज इम्पॉर्टेंट। तो देखिए जब हम मॉडर्न इंडिया के प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो पॉलिटिकल फ्रीडम है उसके जो स्ट्रगल हुआ उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। दिस स्ट्रगल वॉज बेस्ड ऑन द ब्रॉड फिलोसफी ऑफ मैन्स इमेंसिपेशन। तो देखिए एक लोगों की जो, एक पर्सन की जो विचारधारा है वो अगर खुली हुई होगी, स्वतंत्र होगी, तभी हमारा जो देश है वो स्वतंत्र हो पाएगा। देयरफॉर इन द कोर्स ऑफ द स्ट्रगल अलॉन्ग विथ पॉलिटिकल डिपेंडेंस देयर वॉज अपोजिशन ऑफ टू थिंक लाइक फेडरलिज्म, सोशल इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। देखिए उस टाइम पीरियड में बहुत सारी इनइक्वलिटी थी समाज में, और इकोनॉमिक को लेकर, यानी कोई अमीर है गरीब है, जेंडर को लेकर, तो इस तरीके से बहुत सारी इनइक्वलिटी थी जिसको ख़त्म करने के लिए लोगों ने काफ़ी सारे काम किए। लाइक फ्रीडम, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। From the point of view, the contribution of movement built up the various social groups such as farmers, workers, women, Dalit, etc., as well as the stream of socialism, giving importance to equality proves to be significant. देखिए हर ग्रुप में चाहे वर्कर्स में हो, फार्मर्स में, वुमेन, दलित, इन सभी में लेकर इनइक्वलिटी थी लोगों में, जिसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारे हमारे जो समाज सेवा कर रहे थे लोग, उन लोगों ने काफ़ी इस इक्वलिटी को लेकर उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। विदाउट रियलाइजिंग इट्स कंट्रीब्यूशन वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखिए इनका जो कंट्रीब्यूशन था हमारे लिए, उन लोगों को खड़े हुए उस टाइम पीरियड में, उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको हम भूल नहीं सकते। अगर हम, क्योंकि मॉडर्न इंडिया का जो डेवलपमेंट हुआ है वो इन्हीं लोगों के ऊपर हुआ। अगर वो उस वक्त नहीं स्ट्रगल करते तो आज हम मॉडर्न इंडिया को नहीं देख पाते थे। देयरफॉर लेट अस स्टडी सम ऑफ द मूवमेंट। और उन लोगों ने क्या क्या मूवमेंट किए हैं इक्वलिटी को लेकर वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो मूवमेंट था हमारा पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट क्या होता है? पीजेंट यानी कि जो छोटे छोटे किसान रहते हैं, जो अपनी छोटी छोटी सी ज़मीन पर अपना खेती करते हैं और अपना खाते हैं, उसको बोलते हैं पीजेंट मूवमेंट। पुअर पर्सन बोल सकते हैं, ये गरीब किसान, छोटा सा किसान जिसकी एक छोटी सी खेत रहता है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसमें उसके लिए क्या क्या मूवमेंट किया आपको हम पहले भी बता चुके हैं। किसान की बहुत दुर्दशा थी उस टाइम पीरियड में,
उनको जो खेत में वो अनाज होता था, कई बार देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तब उनका खेत बर्बाद हो जाता है, या कम बारिश हो रही है, बाढ़ आ गई है या सूखा पड़ गया है तो अनाज उनका पूरा बर्बाद हो जाता था। अब अनाज पूरा बर्बाद हो जाता था तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था, और उसके बाद वो दोबारा कैसे खेती करें, उनके पास कुछ पैसा ही, अर्निंग ही नहीं थी, और उनका एकमात्र सोर्स यही था कि वो खेती करेंगे और उसके जो अनाज उगेगा उसको वो बेच के वो पैसा कमाएंगे और उससे ही दोबारा फिर वो उसमें खेती करेंगे और उसमें पूरा साल भर खाएंगे। तो अगर उनका जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है, हाँ, तो उन गरीब किसानों के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो उसमें दोबारा से अनाज बोकर वो खेती कर सके। उसके ऊपर से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पीरियड में, अब मैं कब की बात कर रही हूँ, जब हमारी देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले की बात, तो उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन किसानों के ऊपर बहुत सारे टैक्स भी लगाए हुए थे। तो अब ये सोचिए कि वो बेचारे किसान जो अभी उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है वो टैक्स कैसे पे करेंगे, उनके पास तो खाने के लिए भी नहीं बचता था। तो इतनी दुर्दशा थी उस टाइम पीरियड में किसान लोगों की, जो छोटे छोटे किसान थे उनकी तो बहुत ही ज़्यादा बुरी दशा थी, कि जो बड़े किसान हैं उनके पास तो पैसा भी रहता था तो चलो उन्होंने टैक्स भी पे कर दिया, या उनके पास इतना पैसा था कि वो दोबारा खेती भी कर सकते थे। लेकिन इस यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पीजेंट की नहीं, जो छोटे छोटे गरीब किसान हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो उसको लेके उनका जो मूवमेंट था तो वो देखते हैं क्या है ये पीजेंट मूवमेंट में। द इंडियन फार्मर्स हैड टू सफर ड्यू टू द इल इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। तो यही मैंने बताया जो अभी आपको, जो उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो बहुत ही बेकार थी, क्योंकि उनको तो टैक्स चाहिए ही चाहिए था। तुम्हारी फसल अच्छी हो या खराब हो उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता था, उन्हें अपने टैक्स से मतलब होता था। तो जो ब्रिटिश लोगों की इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो बहुत ही बेकार थी, उसका इफेक्ट हमारे किसके ऊपर पड़ा था, हमारे जो गरीब किसान थे उनके ऊपर पड़ रहा था। तो देखिए द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज टू प्रोटेक्ट द लैंडलॉर्ड एंड मनी लेंडर्स। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किसको प्रोटेक्ट करती थी, जो लैंडलॉर्ड जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन होती थी वो लोग उनका फेवर करते थे। मनी लेंडर्स यानी जो साहूकार लोग रहते थे बड़े बड़े, जिन जो पैसा देते थे गरीब किसानों को, ये लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उनका फेवर करती थी, उनको प्रोटेक्ट करती थी। दे गेव अनजस्ट ट्रीटमेंट टू द फार्मर्स, और फार्मर्स के साथ में वो कैसा ट्रीट करती थी, यानी बुरा व्यवहार करती थी, यानी तुम्हारी खेती भी बेकार हो गई तो भी अभी तुम हमें टैक्स पे करो। इस तरीके से वो गरीब किसानों के साथ बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट करती थी। और मैनी ओकेजन्स द फार्मर्स रोज अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। तो देखिए कई जगह पे, अब कब तक किसान जो चुप बैठेंगे, तो कई किसानों ने मिलकर अपनी आवाज़ उठाना शुरू किया। ये जो अन्याय उनके ऊपर हो रहा था इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया। तो देखिए कहाँ कहाँ पर क्या क्या उन्होंने आंदोलन किए। द पीजेंट्स इन बंगाल फॉर्म्ड देयर यूनियन एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट द कंपल्शन ऑफ कल्टिवेट इंडिगो। तो देखिए बंगाल में जो फार्मर्स थे उन्होंने एक यूनियन बनाई, क्योंकि उस टाइम पीरियड में बंगाल में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्होंने वहाँ के जो किसान थे उनको एक इंडिगो क्रॉप रहती है, इंडिगो क्रॉप रहती है, उसको उगाने पर कंपल्शन कर दिया, यानी कि तुमको दूसरा कोई भी अनाज तुम उस अपने खेत में नहीं उगा सकते हो, तुम्हें खाली इंडिगो जो फसल है, क्रॉप है, वही उगानी है। क्योंकि उससे उनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको फ़ायदा हो रहा था। इंडिगो यानी कि एक कलर का, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो वाइट कपड़ा रहता है उसमें हम लोग नील डालते हैं, है ना, कलर करने के लिए, थोड़ा सा हल्का सा वाइटनेस दिखने के लिए। तो उस टाइप को वो जो नील है वो किससे बनता है, इंडिगो फसल से बनता है, इंडिगो क्रॉप से बनता है। तो कलर करने के लिए ये जो इंडिगो क्रॉप था वो उगाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको सख्ती से उन्होंने बोला आपको कंपलसरी यही फसल उगानी है, दूसरी आप कोई भी गेहूं अनाज वगैरह का कोई भी फसल आप नहीं उगा सकते। तो इसके खिलाफ जो बंगाल के जो फार्मर्स थे उन्होंने एक यूनियन बनाई और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो क्रॉप उगाएंगे, तुम्हारी मर्जी से नहीं चलाएंगे। द प्ले नील दर्पण और रिटन बाय दीन बंधु मित्र ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सोसाइटी द रेस्ट कंडीशन ऑफ द पीजेंट प्रोडक्शन इंडिगो। तो देखिए इंडिगो जो इन्होंने कंबशन किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसके खिलाफ जो यहाँ पर इन्होंने जो किसान लोग हैं उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी और उन्होंने एक नाटक बनाया था, नाटक लिखा था जिसका नाम था नील दर्पण नाम का एक इन्होंने नाटक किया था। और जिन्होंने किसने लिखा था, ये दीन बंधु मित्र, है ना। तो इन्होंने इस नाटक के थ्रू जो बुरी कंडीशन है किसकी, पीजेंट्स की, किसानों की, वो सोसाइटी में इन्होंने उस नाटक के थ्रू लोगों को दिखाया और विद्रोह करना स्टार्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि आप हमें कंपलसरी नहीं कर सकते कि हम कौन सी फसल उगाएं या कौन सी नहीं, वो हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। हमारा खेत है तो हम अपनी इच्छा के ऊपर अपनी इच्छा से कोई भी फसल उगाएंगे ना।
तो देखिए इन 1875 फार्मर्स फ्रॉम महाराष्ट्र रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द एट्रोसिटी ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड मनी लेंडर्स। तो देखिए अब जो फार्मर्स थे कहाँ के, महाराष्ट्र के, उन्होंने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया क्योंकि जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे और मनी लेंडर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे किसानों के ऊपर। द फार्मर्स इन उत्तर प्रदेश फॉर्म किसान सभा इन 1918 अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र। तो देखिए यूपी में भी जो बाबा रामचंद्र थे उनकी लीडरशिप में जो फार्मर्स थे, छोटे छोटे किसान थे, उन्होंने भी एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम था किसान सभा, और उसके थ्रू वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, यानी विद्रोह कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का। नाम मोपला पीजेंट्स रोज इन द ग्रेट रिवोल्ट इन केरला, और केरला में मोपला जो पीजेंट है, इनका क्या नाम है, मोपला पीजेंट, उन्होंने भी आवाज़ उठाना स्टार्ट किया केरला में। बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रश्ड इट डाउन। लेकिन अब देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चुप थोड़ी बैठने वाली थी, उन्होंने सोचा देखिए जब सब जगह सब किसान अगर आवाज़ उठाने लगेंगे तो इनको कुछ ना कुछ उनका उपाय करना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो जैसे ही इन लोगों की आवाज़ उठी उन लोगों ने इसको दबाना शुरू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उसके बाद देखिए इन 1936 विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रोफेसर एन.जी. रंगा एंड द अखिल भारतीय किसान सभा वॉज एस्टेब्लिश। उसके बाद देखिए एन.जी. रंगा ने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम था अखिल भारतीय किसान सभा, जिसमें कि इन्होंने किसान लोगों के वेलफेयर के बारे में, उनके फ़ायदे के बारे में आवाज़ उठाई और इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया इस सभा के माध्यम से। स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, स्वामी सहजानंद। दिस सभा प्रेजेंटेड अ डिक्लेरेशन ऑफ पीजेंट्स राइट टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये जो सभा थी, ये जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से बनी थी, और इसमें इन्होंने जो गरीब किसान हैं उनके जो क्या क्या राइट होने चाहिए, क्या क्या अधिकार उनको मिलना चाहिए, ये उन्होंने उसमें डिक्लेयर किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये रखा। द सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज हेल्ड इन द रूरल पार्ट ऑफ द फैजपुर इन महाराष्ट्र। और देखिए ये जो इसका सेशन हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो फैजपुर, महाराष्ट्र में फैजपुर के एक रूरल पार्ट में हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट अटेंडेड दिस सेशन, और इस सेशन में बहुत सारे जो छोटे छोटे किसान थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, शामिल हुए। इन देखिए 1938 द क्रॉप्स ऑफ ईस्टर्न खानदेश वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द हैवी रेन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो खेत होता है या तो उसमें बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो भी उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, और अगर बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए तो भी उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो वही यहाँ बताया था इन्होंने। देखिए 1938 में ईस्टर्न खानदेश की जो जगह पर है वहाँ पर हैवी रेन की वजह से बहुत सारी इनकी फसल बर्बाद हो गई। द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स वॉज मिजरेबल, और उनकी जो फार्मर्स थे, गरीब किसान थे, उनकी जो दशा थी बहुत ही दयनीय हो गई। उस टाइम पर पूरी उनकी फसल बर्बाद हो गई। अब उनके पास ना खाने के लिए था, ना अगला उनकी फसल बोने के लिए उनके पास कुछ भी पैसा बचा था। इन ऑर्डर टू गेट द लैंड रेवेन्यू वेव्ड, सानी गुरुजी ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग एंड प्रोसेशन एट मैनी प्लेसेस। तो देखिए जो साने गुरुजी थे ये इसमें इन्होंने काफ़ी काम किया उनके किसान लोगों के विकास के लिए। और अब देखिए मैंने आपको बताया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको कोई मतलब नहीं है आपकी फसल अच्छी हुई हो या ख़राब हुई हो, उसे तो टैक्स से मतलब है। तो उस टाइम पीरियड में भी जब उनकी फसल बर्बाद हो गई उन किसानों की, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो लैंड रेवेन्यू भी चाहिए था और जो उनको टैक्स लगाया था उनको वो भी चाहिए था। तब साने गुरुजी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने जुलूस निकाला कई जगह पे। ही टुक आउट मोर्चास ऑन द कलेक्टर ऑफिस, और कलेक्टर ऑफिस के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कलेक्टर ऑफिस थे उनके सामने उन्होंने मोर्चा निकाला। द पीजेंट पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स इन द रिवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ 1942। उस टाइम पीरियड में देखिए बहुत सारे किसानों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उस क्रांति में उनके साथ आगे आए। ठीक है, आई होप आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में हम वर्कर्स यूनियन से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।